हमारे साथ राजीव रंजन जी भी मौजूद है। राजीव रंजन, ये झूठ बोल रहे हैं, टीवी पे ही बैठ के बाहर भी बोल रहे हैं, बिल्कुल वार्निंग दी गई थी। अजय आलोक जी, से मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में फिर आप भारतीय जनता पार्टी लूट मचाए हुए है ना। हाँ, पहले कम्युनिस्टों से पूछिए बड़ा चोर कौन? कम्युनिस्ट की कांग्रेस। पंकज जी अपनी बारी में बोलिए ना, लगातार पूछिए बड़ा चोर कौन है? कांग्रेस है कि कम्युनिस्ट है? नहीं, मैं सुमेरा जी से बात कर रहा हूं, आपका खत्म हो गया तब बोला मैं। भारतीय जनता पार्टी की लूट का नतीजा है ना उत्तराखंड में जोशीमठ से लेकर जगह जगह जो हो रहा है वो आपकी लूट का नतीजा है ना, यही कहा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ राजीव रंजन। 3 दिन के बाद युवराज की नींद खुली, 70 कैमरा लेके पहुंचे हैं, फोटो सेशन चल रहा है। हाय रे बाल बुद्धि, शर्म नहीं आती है। आप तो अभी तक नहीं गए, आप तो मणिपुर नहीं गए। वहां पे मणिपुर साल भर से जल रहा है, मणिपुर तो आप गए, आप तो मणिपुर नहीं गए, साल भर से जल रहा है, वो तो 3 दिन में पहुंच गए। बहन को चुनाव लड़ना है ना, इसलिए पहुंच गए फोटो खिंचाने के लिए। वहां जहाज नहीं जा सकता उठवा रहे किसी से, वो जहाज नहीं जा सकता था। मणिपुर जहाज जा रहे हैं, मणिपुर तो आज तक नहीं गए आप। कौन सी जाति का है बताएंगे? 2 दिन में पहुंच गए, जहाज जाता तो कल ही जाते। उठवा रहे हैं जिससे आप उठाएंगे, आप उठाएंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आप उठाएंगे, मुद्दे पर रहते हैं, आप उठा रहे हैं, देखिए मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे आप उठा रहे हैं महाराज। राजीव रंजन जी, बिहार में भी पुल गिर गए, किसको जिम्मेदार ठहराया गया? आप उठा रहे हैं। ये क्या एक्शन लिया गया? क्योंकि देखिए यही देश भर में हम अलग अलग जगह देखते हैं, जिसकी जहां सरकार है, जहां जिसकी सरकार है वहां वो अपने आप को कहता है कि देखिए हम जो जिम्मेदार है उसे जिम्मेदारी ठहराएंगे, हम उसको सजा देंगे, हम एक्शन लेंगे, लेकिन असल में कुछ नहीं बदलता है। राजीव रंजन जी नहीं देखिए सुमेरा जी, ये इच्छा शक्ति का भी सवाल है। घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से हम क्या सबक लेते हैं और भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये एक मौका होता है हमारे पास कि हम ऐसी रणनीति अख्तियार करें, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब जैसे पुल के गिरने का सवाल है, तो बिहार की विकास गाथा को 2 हिस्से में देखिए। एक तरफ पुलों के कारण जो साग को बट्टा लगा वो भी आपके सामने है, दूसरी तरफ बिहार का अभूतपूर्व विकास आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुआ है। जिस तरह से पुल पुलिये सेतु महासेतु का पूरा जाल बिछा है बिहार में, जो 20 वर्ष के बाद बिहार जाएगा वो बिहार को पहचान नहीं पाएगा, पहली बात। लेकिन इस घटना के बाद जो ये घटनाएं घटी, इसकी मॉनिटरिंग के बाद एस्टीमेट से लेकर जो मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस पॉलिसी को लेकर के बड़े फैसले हुए, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बाद के दिनों में जो भी परियोजनाएं बिहार में आएंगी या जो अभी पुल हैं, इन सबको लेकर अभियंताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसके भी काफ़ी कठोर संदेश गए हैं। और कार्रवाई केवल कहने की बात नहीं हुई, कार्रवाई हुई, लोग सस्पेंड हुए, स्थानांतरण हुए। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, ये चाहे बिहार का मसला हो, देश के अलग विजुअल्स बदल जाएंगे। कभी कांग्रेस शासित राज्य सामने आएगा, कभी आपके शासन का राज्य आएगा, कभी एनडीए रूल्ड स्टेट आएगा। लेकिन ये स्वीकार करना होगा सबको कि आधारभूत संरचना का जिस तरीके से आने वाले वर्षों में आबादी का दबाव बढ़ा है, अनियंत्रित विकास हुआ है, उसका आकलन ईमानदारी से अगर नहीं हुआ है जी, तो क्या सुधार किए जा सकते हैं? ये केवल बारिश के मौसम में अगर आप आखिरी समय में कोई फैसला करते हैं तो पैसे का दुरुपयोग भी होता है और उसके नतीजे पूरी तरह से जनता के हित में नहीं आते हैं। इसीलिए जहाँ तक पर्यावरण पारिस्थितिकी का सवाल हो, आधारभूत संरचना का सवाल हो, कई ऐसे सवाल हैं जो आपके बस में नहीं हैं। लेकिन जब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात करते हैं तो अवैध माइनिंग अगर वायनाड में हो रहा है तो ये राज्य सरकार की फौरी जवाबदेही है, ये स्वीकार करना होगा। हम लोगों ने अगर कमियां पाई तो उसके हिसाब से रणनीति बनाए, तो ये किसी भी राज्य को करना होगा। अगर दिल्ली में कठिनाइयां हैं, एनडीएमसी, एमसीडी और देखिए आप सकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए कोशिश ये ज़रूर होना चाहिए कि कमी सामने आ गई उसके बाद दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप पहले से ही ऐसे सिस्टम बनाएं, आप इस तरह से काम करें कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इस तरह के जो नुकसान है वो ना उठाने पड़े, जिसमें फिर आखिरकार जान माल का भी नुकसान होता है। तो वहाँ तक बात पहुँच जाती है। ये स्थिति आती ही क्यों है? तब जबकि आपके पास एक पूरा प्रशासनिक अमला है, तब जबकि राजतंत्र है, सरकारें हैं, अधिकारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, विभाग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उसके बावजूद ये स्थिति पैदा ही क्यों
क्यों होती है कि आपको उसे फिर बाद में दुरुस्त करना पड़ता है? तो ये दुरुस्त जाहिर सी बात है होगा गलती होने के बाद। लेकिन हमारे साथ सुनील सिंह यादव जी मौजूद हैं। सुनील सिंह यादव जी, राजीव रंजन जी कह रहे थे कि तस्वीरें देश में सरकार, अपनी बात खत्म कर देता हूं, 30 सेकंड जी बोलिए, 30 सेकंड जल्दी बोलिए, बोलिए राजीव रंजन जी। देखिए सुमेरा जी, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप ये आदर्श व्यवस्था हो सकती है जो आपने कहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी शहर का मास्टर प्लान 30 साल पहले बना है, आपको आधारभूत संरचना की सेहत को समय समय पर खंगालना पड़ेगा। और ये जिस समय मौसम प्रतिकूल हो उस समय आप करने जाते हैं, ये सवाल संभव नहीं है। और तमाम तरह के जो भी अलर्ट्स हैं, मैं इसी प्रश्न को लेकर आगे जाती हूँ क्योंकि ये अहम मुद्दा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। नवीन, बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का भी यही हालत है। यहाँ पर तब जब नालियाँ बनी, तब जब मास्टर प्लान बना, तब कितनी आबादी थी? अब 3 करोड़ से ज़्यादा कुछ हो चुकी है आबादी। और आप जो इरेगुलर कॉलोनीज हैं वो कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। आप उन्हें रेगुलराइज करने की बात करते हैं, यानी जहां पर वोट बैंक साधने की कोशिश होती है वहां पर आप उस मास्टर प्लान की या दिल्ली की जो समस्याएं हैं उसका ख्याल नहीं करते हैं। और जहां आपको लगता है कि यहां से सुविधा आपको मिल सकती है, यहां से वोट मिल सकता है, उसके बारे में फिर नहीं सोचा जाता, यानी वोट प्राइमरी हो जाता है और सुविधाएं, मास्टर प्लान, ये सब कुछ बैक सीट पर, बैक बर्नर पर चला जाता है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो है भ्रष्टाचार को खत्म करना, चाहे किसी भी एंड पे हो। और जहां तक आप इरेगुलर कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारा ये स्टैंड है कि हम एकदम से 80% दिल्ली को खत्म नहीं कर सकते हैं, उजाड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। पिछले इतने सालों में जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है, हमारा ये काम है कि हम किस तरह से उसको ऐसा एक बीच का रास्ता निकाल के रेगुलराइज करें जहां पे फैसिलिटीज भी दी जा सके और जहां पे लोगों को परेशानी भी ना हो। हमारा फोकस ये है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। देखिए, विश्व की सबसे भ्रष्ट पार्टी जो है भाजपा, ये भ्रष्टाचार पे ज्ञान देती हुई अच्छी नहीं लगती। इनके भ्रष्टाचार की अगर आप लिस्ट निकाल लें तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने जो है वो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, कैसे टेंडर्स जो है वो फेल कर जाते हैं और जो छतें लीक करने लग जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भ्रष्टाचार है। किस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लेते हैं और जो कंपनीज को टेंडर देते हैं और बाद में रिजल्ट ये निकलता है। देश में राम मंदिर बना, सबको खुशी थी, राम मंदिर की सवाल हो गया, इस पे बहुत चर्चा हो गई। अब चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं और उसमें मास्टर प्लान की भी बात है।